Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 7th August 2026. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Gobardhan scheme, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view. गोवर्धन स्कीम क्या है उसको देखने से पहले हम लोग एक बार बायोगैस के बारे में समझ लेते हैं। बायोगैस बनता कैसे है वो समझिए। तो इस तरीके का एक डाइजेस्टर प्लांट होता है, जनरली अंडरग्राउंड बनाया जाता है, जिसमें एक तरफ से तमाम ऑर्गेनिक वेस्ट डाले जाते हैं, जैसे कि कैटल टंग, एग्रीकल्चरल रेसिड्यू, फूड वेस्ट या म्युनिसिपल वेस्ट, वो सब डाले जाते हैं। और फिर इस डाइजेस्टर टैंक में एनएरोबिक डिकम्पोजिशन कराया जाता है इन ऑर्गेनिक मैटर्स का। एनएरोबिक मीन्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन डिकम्पोजिशन कराया जाता है इन ऑर्गेनिक मैटर्स का विथ हेल्प ऑफ सर्टेन बैक्टीरियाज। और उस प्रोसेस में फिर एक गैस रिलीज होता है। ये इस डाइजेस्टर प्लांट के टॉप में वो गैस धीरे धीरे इकट्ठा होने लगता है। उस गैस को हम लोग कहते हैं बायोगैस। और जो बाकी रेसिड्यू रह जाता है उसका भी इस्तेमाल किया जाता है फॉर सम एग्रीकल्चरल पर्पस। एग्रीकल्चर में वो बायो फर्टिलाइजर का काम कर सकते हैं। ये जो टॉप में बायोगैस कलेक्ट हुआ है, ऊपर प्रेशर बनने लगता है गैस कलेक्ट होने के कारण, फिर उसको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है। इसी को कहा जाता है बायोगैस। बायोगैस के अंदर लगभग 40% टू 70% तक मीथेन होता है और 25 से लेकर के 50% तक कार्बन डाइऑक्साइड होता है। बाकी कुछ गैसेज भी जैसे हाइड्रोजन सल्फाइड या वाटर वेपर होता है इन वेरी स्मॉल अमाउंट। तो बायोगैस इस तरीके से जो प्रोड्यूस होता है उसका आप सिग्निफिकेंस समझिए। एक तरफ तो ये म्युनिसिपल वेस्ट या बाकी एग्रीकल्चरल वेस्ट को कन्वर्ट कर रहा है इनटू अ बायोफ्यूल, और दूसरी तरफ ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स भी तैयार हो रहे हैं। आपको तो पता है कि मीथेन इज जनरली यूज्ड एज अ फ्यूल फॉर डिफरेंट पर्पसेस। तो इस बायोगैस में भी मीथेन तो प्रोड्यूस हो ही रहा है, विच कैन बी यूज्ड फॉर कुकिंग पर्पस। हमें करना क्या है, ये जो बायोगैस जनरेट हुआ उसमें से CO2 को रिमूव करना है और इस बायोगैस को हमें प्यूरिफाई करना है, और फिर उसका इस्तेमाल हम लोग अलग अलग पर्पस से कर सकते हैं, जैसे आज कुकिंग फ्यूल, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन, हीटिंग या इवन ट्रांसपोर्टेशन पर्पस के लिए। जैसे CNG पे तो गाड़ियां चलती ही हैं, वो तो कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस है। बायोगैस में भी मीथेन यानी कि नेचुरल गैस तो है ही, उसको प्यूरिफाई करके हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं फॉर ट्रांसपोर्ट पर्पस एज वेल। अब आप समझ रहे हैं कि बायोगैस का कितना सिग्निफिकेंस है। वो मल्टी पर्पस इसका यूज हो सकता है। तो इसी कारण से भारत सरकार ने एक फुल फ्लेजेड नया स्कीम लॉन्च किया है जिसका नाम है गोवर्धन स्कीम। पूरा नाम है गैल्वेनाइजिंग ऑर्गेनिक बायो एग्रो रिसोर्स धन स्कीम। पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, इसका शॉर्ट नाम गोवर्धन स्कीम याद रखिए। इट्स अ नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। सर्कुलर इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि इट विल फोकस ऑन वेस्ट मैनेजमेंट एज वेल। तो इस कारण से इसको कहा जा रहा है नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। इसके अंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन को बूस्ट किया जाएगा। इसके कुछ की फीचर्स गोवर्धन स्कीम के याद कर लीजिए। 23,731 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे अगले 10 सालों में, और टारगेट यह है कि भारत के अंदर कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का प्रोडक्शन 10 फोल्ड बढ़ा दिया जाए। फोकस रहेगा कि प्राइवेट सेक्टर के इन्वेस्टमेंट को इनकरेज किया जाए फॉर प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस। भारत सरकार इस 23,000 करोड़ रुपए का इस्तेमाल करेगी कैपिटल सब्सिडी देने में, प्राइवेट सेक्टर को थोड़ा मोटिवेट करने में, बिजनेस स्टार्ट करने में। जो पैसा लगेगा उसमें इनिशियल कुछ पैसा अपने पास से दे सकती है भारत सरकार इन फॉर्म ऑफ कैपिटल सब्सिडी। उसके अलावा क्रेडिट सपोर्ट यानी कि लाइन क्रेडिट सपोर्ट मतलब लोन दिया जा सकता है। एंड पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर तो भारत सरकार को ही डेवलप करना होगा। बिजनेसेस तो अब ट्रांसपोर्ट के लिए पाइपलाइन तो नहीं डेवलप करेंगी। तो ये जो 23,000 करोड़ रुपए हैं कैपिटल सब्सिडी एंड लोन,
टू द प्राइवेट बिजनेसेस, उसके लिए प्लस पाइपलाइन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि ओवरऑल कंप्रेस्ड बायोगैस का एक प्रॉपर इंटीग्रेटेड इकोसिस्टम हमारे देश में तैयार हो जाए। देखिए, साल 2018 में भी एक गोवर्धन इनिशिएटिव लेकर के आई थी भारत सरकार, काफ़ी स्मॉल स्केल पे लिमिटेड मैंडेट के साथ। लेकिन अब ये जो नया गोवर्धन स्कीम है, इसका बहुत ब्रॉडर गोल है और लार्जर फाइनेंशियल आउटले भी है। तो आपने गोवर्धन नाम पहले भी सुना होगा, बट वो स्मॉल लेवल पे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोडक्शन के लिए था। अब एक ब्रॉडर स्कीम लेकर के आई है, इनिशिएटिव ले आई है भारत सरकार। गोवर्धन स्कीम का फायदा कैसे कैसे होगा वो समझते हैं। तो ऑफ कोर्स इट विल हेल्प इन लिंकिंग थ्री मेजर ऑब्जेक्टिव। पहला है वेस्ट मैनेजमेंट, क्लीन एनर्जी का प्रोडक्शन होगा, एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर कराएगा, प्रमोट सर्कुलर इकोनॉमी एंड रूरल डेवलपमेंट में भी हेल्प करेगा। सर्कुलर इकोनॉमी क्योंकि वेस्टेज को कम करेगा, रूरल इकोनॉमी क्योंकि रूरल एरिया में इंप्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होंगे, क्योंकि ये कंप्रेस्ड बायोगैस डाइजेस्टर प्लांट ज़्यादातर रूरल एरियाज में ही लगेंगे, क्योंकि वहीं पे एग्रीकल्चरल वेस्ट ज़्यादा होता है, एनिमल डंग्स ज़्यादा वहाँ पे कलेक्ट होते हैं। और रूरल डेवलपमेंट में ये इस तरीके से भी हेल्प करेगा क्योंकि वो बायो फर्टिलाइजर्स भी जनरेट करेगा। उसके अलावा इट विल रिड्यूस आवर डिपेंडेंस ऑन इम्पोर्ट। अभी भारत अपना जो भी नेचुरल गैस का रिक्वायरमेंट है उसका 50% से ज़्यादा इम्पोर्ट के थ्रू मीट करता है। तो हमारी इम्पोर्ट डिपेंडेंसी अभी बहुत ज़्यादा है, उसको हम रिड्यूस कर पाएंगे विथ हेल्प ऑफ दिस गोवर्धन स्कीम। प्लस भारत सरकार ने अपने लिए लक्ष्य रखा है कॉम्प्रेस्ड बायोगैस ऑब्लिगेशन। मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस ने लक्ष्य रखा है कि जो भी सीएनजी का इस्तेमाल होता है ट्रांसपोर्टेशन या कुकिंग के लिए, उसमें 3% हम ब्लेंड करेंगे सीबीजी 26-27 में, 4% 27-28 और 5% 28-29 में। तो सीएनजी या पीएनजी के साथ सीबीजी को ब्लेंड करने का प्लान है भारत सरकार का इन ग्रेजुअल मैनर। तो उसके लिए भी तो सीबीजी यानी कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करना होगा। गोवर्धन स्कीम का फायदा रूरल इकोनॉमी प्लस वेस्ट मैनेजमेंट इन सब में होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान रखना है कि इट्स एन ऑल कॉम्प्रिहेंसिव, ऑल इनकॉम्पैसिंग कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम, इसीलिए इसको क्या कहा जा रहा है, सर्कुलर स्कीम। ठीक है, ये टर्म आपको याद रखना है क्योंकि मुझे लगता है कि इस बार गोवर्धन स्कीम पे मेंस में प्रश्न आ सकता है। तो ये टर्म याद रखना, नेशनल सर्कुलर बायो एनर्जी स्कीम। अब आपको एक और बात ध्यान रखनी है कि कॉम्प्रेस्ड बायोगैस के लिए एक और स्कीम ऑलरेडी चल रही है भारत सरकार की, जिसका नाम है सतत इनिशिएटिव। सतत, इसका भी अपना पूरा नाम है, पूरा नाम याद रखने की जरूरत नहीं है, सस्टेनेबल समथिंग फ्यूल वगैरह ये सब नाम है। सतत इनिशिएटिव शॉर्ट में नाम याद रखिए। इट इज ऑल्सो बीइंग इम्प्लीमेंटेड अंडर मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। सतत इनिशिएटिव फोकसेज ऑन प्रोडक्शन ऑफ कॉम्प्रेस्ड बायोगैस मेनली फॉर द ट्रांसपोर्टेशन पर्पस। सतत इनिशिएटिव के अंतर्गत कॉम्प्रेस्ड बायोगैस प्रोड्यूस करके उसको सीएनजी के साथ ब्लेंड करके बायो गैस प्लांट्स या बायोगैस फ्यूल स्टेशंस लगाए जा रहे हैं। तो गैस स्टेशन जो होते हैं वो ज़्यादा ज़्यादा लगाए जा रहे हैं सतत इनिशिएटिव के अंतर्गत, जिसमें सीएनजी को सीबीजी के साथ ब्लेंड करके बेचा जा रहा है। सो दो मोटे मोटे इनिशिएटिव कॉम्प्रेस्ड बायोगैस से रिलेटेड ध्यान रखिएगा। गोवर्धन स्कीम एक फुल फ्लेजेड बड़ा सा स्कीम लेकर के आई है भारत सरकार। उसके अलावा सतत इनिशिएटिव, उसके अंदर मेनली सतत में ध्यान रखना, टी जो है इट स्टैंड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन। तो सतत में कॉम्प्रेस्ड बायोगैस का मेनली फोकस रखा जा रहा है ट्रांसपोर्टेशन पर्पस पे। इस टॉपिक के बेसिस पे ये दो प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेंड दीज क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट सुप्रीम कोर्ट प्रोहिबिट्स माइनिंग अराउंड रामसर साइट्स। इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 एनवायरमेंट पॉइंट ऑफ व्यू। थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। देखिए, उत्तराखंड में आसन एंड यमुना रिवर जहां आपस में मिलती हैं, उसी के पास एक वेटलैंड है जिसका नाम है आसन वेटलैंड। इसको साल 2020 में रामसर साइट डिक्लेयर कर दिया गया था भारत सरकार द्वारा। साल 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि ये आसन वेटलैंड के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइनिंग की एक्टिविटी नहीं होनी चाहिए विदाउट प्रायर परमिशन फ्रॉम स्टैंडिंग कमिटी
ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। तो आसन वेटलैंड के आसपास में माइनिंग एक्टिविटी को रेस्ट्रिक्ट कर दिया, सुप्रीम कोर्ट ने रेगुलेट कर दिया। कहा कि 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइनिंग करने के लिए पहले स्टैंडिंग कमिटी ऑफ नेशनल बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ या मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से परमिशन लेना होगा। अब रिसेंटली एक इसी तरीके की माइनिंग एक्टिविटी एक वेटलैंड के अराउंड हो रही थी हिमाचल प्रदेश में। तो किसी ने पीआईएल फाइल कर दिया सुप्रीम कोर्ट में कि सर ये देखिए यहाँ पे माइनिंग हो रही है। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने तो आदेश दिया था आसन वेटलैंड के लिए, वो तो उत्तराखंड में है। तो सिर्फ आसन वेटलैंड के अराउंड 10 किलोमीटर के रेडियस में मना किया गया था कि माइनिंग नहीं करनी है विदाउट प्रायर परमिशन। ये मामला जब पहुंचा सुप्रीम कोर्ट में तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नो, इट्स नॉट जस्ट अबाउट आसन वेटलैंड बट दिस 10 किलोमीटर रेडियस रूल shall apply to all Ramsar wetlands across the country। अब सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है इसके हिसाब से रामसार वेटलैंड्स के 10 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी माइनिंग एक्टिविटी करनी है तो प्रायर परमिशन लेना होगा। कानूनी कोई प्रोविजन ऐसा है नहीं, नीदर द रामसार कन्वेंशन नॉर द वेटलैंड कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट रूल ऑफ 2017 प्रिस्क्राइब सच स्टैट्यूटरी बफर अराउंड रामसार साइट। ऐसा कुछ भी नियम नहीं है, ना रामसार कन्वेंशन में है, ना ही जो भारत सरकार ने रूल्स निकाले थे 2017 में विथ रिस्पेक्ट टू रामसार वेटलैंड्स उसमें है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश के बाद रामसार साइट्स को मोटा मोटा उतना ही प्रोटेक्शन मिल जाएगा जैसे एक नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को प्रोटेक्शन मिलता है एज फार एज बफर जोन अराउंड इट इज कंसर्न्ड। आपने अपने एनवायरनमेंट के क्लास में सीखा होगा कि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड लगभग 10 किलोमीटर का एरिया छोड़ना होता है एज बफर जोन। वहाँ पे बहुत सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज रेस्ट्रिक्टेड होते हैं ताकि नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के कोर एरियाज पे कोई डैमेज ना हो। ऐसा तो नहीं है ना कि जहाँ से नेशनल पार्क खत्म हो रहा है उसके तुरंत बगल में आप बहुत बड़ा थर्मल पावर प्लांट या रोड या रेलवे लाइन बिछा दें, फिर तो उसको नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को नुकसान होगा। तो एक बफर जोन छोड़ना होता है, उस बफर जोन को कहा जाता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड इको सेंसिटिव जोन। तो जिस तरीके का इको सेंसिटिव जोन बनाया जाता है नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड, वैसा ही कुछ अब आदेश दे दिया है सुप्रीम कोर्ट ने रामसार साइट्स के लिए भी। इको सेंसिटिव जोन्स की बात करें तो दे आर बफर जोन अराउंड नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और टाइगर रिजर्व्स। सम एक्टिविटीज आर कंप्लीटली प्रोहिबिटेड जैसे कि कॉमर्शियल माइनिंग, स्टोन क्वायरिंग, लार्ज हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट, ब्रिक क्लीन, सच एक्टिविटीज आर नॉट अलाउड while other activities are allowed but in a regulated manner। जैसे होटल्स, रिजॉर्ट्स ये सब बनाए जा सकते हैं लेकिन विद सर्टेन रेगुलेशंस। तो किसी भी नेशनल पार्क या वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अराउंड जो इको सेंसिटिव जोन होता है दैट इज डिक्लेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एज पर एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986। इको सेंसिटिव जोन जनरली 10 किलोमीटर रेडियस होता है, लेकिन ये 10 किलोमीटर वाला रेडियस मैंडेटरी नहीं है। As per the requirement, this eco-sensitive zone can be lesser or even broader than 10 किलोमीटर, बट broader guideline is कि 10 किलोमीटर के आसपास का एक बफर छोड़ना है। वैसा ही कुछ नियम अब आ गया है मोर और लेस वेटलैंड्स के लिए भी, बट ये कोई कानूनी नियम नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश से आया है। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट MDR, merchant discount rate on UPI transactions, important from our syllabus GS paper 3 Indian economy point of view। सबसे पहले समझते हैं कि MDR, मर्चेंट डिस्काउंट रेट होता क्या है। देखिए इस इमेज से समझते हैं। मान लीजिए कि आप किसी पेट्रोल पंप पे गए, अपनी गाड़ी के अंदर आपने पेट्रोल भराया, 100 रुपए का आपने पेट्रोल भराया और आपने पेमेंट की विथ हेल्प ऑफ योर डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड। 100 रुपए का आपने पेमेंट किया। अब हो सकता है कि ये 100 रुपए में से सिर्फ 99 रुपीज ही इस पेट्रोल पंप वाले के पास जाए, 1 रुपया डिडक्ट कर लिया जाए। 1 रुपया डिडक्ट कर लिया जाएगा एज मर्चेंट डिस्काउंट रेट, और वो 1 रुपया शेयर किया जाएगा बिटवीन 3 एंटिटीज, द
बैंक दैट हैज इशूड दिस क्रेडिट या डेबिट कार्ड, पेमेंट नेटवर्क जिसने ये डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड सर्विस दिया है जैसे मास्टर कार्ड, वीजा, एंड बैंक दैट हैड प्रोवाइडेड दिस पॉइंट ऑफ सेल मशीन, जो पेट्रोल पंप वाला पीओएस मशीन रखता है जिसमें आप कार्ड के थ्रू पेमेंट करते हैं, उसको भी थोड़ा पैसा बटेगा। तो बेसिकली जो भी आप पेमेंट करते हैं पूरा पूरा पैसा मर्चेंट के पास नहीं जाता, थोड़ा पैसा डिडक्ट कर लिया जाता है। जितना डिडक्ट किया जाएगा, मान लीजिए 1% डिडक्ट किया जा रहा है तो 100 रुपए का 1% 1 रुपया होता है। वो 1 रुपया फिर ये 3 एंटिटीज के बीच में शेयर होगा। अब मर्चेंट डिस्काउंट रेट इज जनरली अप्लाइड ऑन पेमेंट थ्रू क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड, लेकिन यूपीआई पेमेंट पे अभी तक मर्चेंट डिस्काउंट रेट अप्लाई नहीं होता है। मतलब यूपीआई के थ्रू जब हम पेमेंट करते हैं तो सारा का सारा पैसा मर्चेंट के पास जाता है। साथ ही साथ जो रुपे डेबिट कार्ड है, यानी भारत की खुद की एनपीसीआई द्वारा डेवलप की गई जो डेबिट कार्ड है, रुपे डेबिट कार्ड, जैसे फॉरेन के डेबिट कार्ड है मास्टर कार्ड या वीजा, इन पे तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट लगता है, लेकिन भारत की अपनी जो डेबिट कार्ड है, डेबिट कार्ड सर्विस प्रोवाइड करने वाली नेटवर्क रुपे, उस पे भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता है। तो कहीं ना कहीं भारत की एंटिटीज जैसे कि यूपीआई या रुपे, उनका इस्तेमाल करके अगर आप पेमेंट करते हैं तो मर्चेंट डिस्काउंट रेट नहीं लगता है। तो ये जो मर्चेंट डिस्काउंट रेट का एग्जेम्पशन है, कहीं ना कहीं इंडियन पेमेंट सिस्टम डेवलप्ड बाय नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लाइक यूपीआई एंड रुपे डेबिट कार्ड, उनको प्रमोट करने के लिए किया गया है। लेकिन अब करंट न्यूज ये है कि भारत सरकार ने लोकसभा के अंदर एक बिल पास किया है, टैक्सेशन एंड अदर लॉज अमेंडमेंट बिल। इस बिल के मदद से पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट ऑफ 2007 को अमेंड किया गया है। अभी लोकसभा से पास हुआ है, फिर राज्यसभा से होगा। तो उसके बाद इस बिल की मदद से जो पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट है 2007 का, उसको अमेंड किया जाएगा। और इस बिल में क्या बात कही गई है वो समझिए। दिस बिल सीक्स टू ऑथोराइज द सेंट्रल गवर्नमेंट टू परमिट बैंक्स एंड अदर सर्विस प्रोवाइडर्स टू लेवाई चार्जेस ऑन यूपीआई एंड अदर नोटिफाइड इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड्स। मतलब ये बिल जब पास हो जाएगा, जब ये कानून बन जाएगा, तो इस कानून के अंतर्गत भारत सरकार नोटिफिकेशन रिलीज करके, यानी कि थ्रू एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, यूपीआई पेमेंट पे भी या रुपे डेबिट कार्ड पेमेंट पे भी मर्चेंट डिस्काउंट रेट को अप्लाई कर सकती है। अभी भारत सरकार खुद के अपने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से यूपीआई या रुपे डेबिट कार्ड पे नहीं लगा सकती है मर्चेंट डिस्काउंट रेट। उनको पहले ये कानून अमेंड करना पड़ा। अभी इस कानून को अमेंड करने के लिए एक बिल रखा उन्होंने, लोकसभा से पास हो गया है। राज्यसभा से पास होने के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल गेट एन एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर थ्रू विच just by a notification released by government, MDR can be applied on UPI as well as RuPay debit card. ध्यान रहे, द अमेंडमेंट itself does not impose any MDR या any other charge on UPI ट्रांजैक्शन। अभी भी UPI ट्रांजैक्शन फ्री है और कानून पास हो जाने के बाद भी फ्री ही रहेगा। लेकिन बस इतना है कि सरकार के पास अब पावर आ जाएगा कि थ्रू अ नोटिफिकेशन they can impose some service charge या MDR on certain electronic payment modes like UPI या रुपे डेबिट कार्ड। तो बातें चल रही हैं कि शायद से 2000 रुपए या उससे ज़्यादा के पेमेंट पे यूपीआई के थ्रू भारत सरकार MDR लगा सकती है। तो यूपीआई मे नॉट स्टे फ्री इन फ्यूचर, लेकिन अभी ऐसा कुछ भी नहीं है, अभी तक तो यूपीआई फ्री है। इस टॉपिक के बेसिस पे 2 प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं। प्लीज अटेम्प्ट दीस क्वेश्चंस एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट आरबीआई's अपर लेयर एनबीएफसी लिस्ट, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू। नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये कंपनियां रजिस्टर्ड हैं कंपनीज एक्ट के अंतर्गत, कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। बट इनका जो बिजनेस है वो मोर और लेस बैंक जैसा ही है, यानी कि लोगों को लोन देना, एडवांसेस देना।
तो इसीलिए सिंस इनका बिजनेस जो है वो बैंक जैसा है, बट दे आर रजिस्टर्ड एज अ कंपनी, दैट इज वाई दे आर नोन एज नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। इसके एग्जाम्पल जैसे कि बजाज फाइनेंस, मुथूट फाइनेंस, टाटा कैपिटल फाइनेंस, etc। अब बैंक्स और एनबीएफसीज में मुख्य अंतर क्या है? बैंक्स आर रेगुलेटेड अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949, जबकि एनबीएफसीज आर रेगुलेटेड अंडर कंपनीज एक्ट ऑफ 1956। बैंक्स कैन टेक demand deposit and time deposit both. NBFCs cannot take demand deposit, they can take time deposit. पेमेंट एंड सेटलमेंट का हिस्सा है बैंक, मतलब दे कैन इशू चेक्स या कार्ड्स, बट एनबीएफसीज आर नॉट पार्ट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम, मतलब दे डू नॉट इशू चेक्स या पे चेक्स या कार्ड्स। तो उसके अलावा डिपॉजिट इंश्योरेंस इज अवेलेबल विथ बैंक्स, मतलब बैंक्स में जो भी आप पैसा जमा करते हैं तो 5 लाख रुपए तक का जो आपका डिपॉजिट है दैट इज सिक्योर्ड। इवन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ बैंक 5 लाख रुपए आपको कम से कम रिटर्न मिलेंगे। दैट काइंड ऑफ डिपॉजिट इंश्योरेंस इज नॉट अवेलेबल व्हेन वी मेक डिपॉजिट इन एनबीएफसीज। मॉनेटरी कंट्रोल जैसे कि सीआरआर एसएलआर के नियम बैंक्स पे लगते हैं, एनबीएफसीज में जनरली वो नहीं लगते हैं, नॉट सब्जेक्टेड टू सीआरआर एसएलआर। अब आरबीआई मोटा मोटा रेगुलेट करती है एनबीएफसीज को। तो आरबीआई ने एनबीएफसीज को 4 कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ है: बेस लेयर, मिडिल लेयर, अपर लेयर एंड टॉप लेयर। बेसिकली बेस लेयर में वो एनबीएफसीज हैं जिनका साइज छोटा है, जिनमें डिपॉजिट कम है, जिनके फेलियर से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा, उनको रखा गया है बेस लेयर पे। तो बेस लेयर के एनबीएफसीज पे बहुत ज़्यादा रेगुलेशंस नहीं है क्योंकि उनके फेलियर से बहुत ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा। उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो एनबीएफसी जो उनको रखा गया है मिडिल लेयर में, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एनबीएफसी जो उनको रखा गया है अपर लेयर में, और उससे भी ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट एनबीएफसीज होंगे जिनके फेलियर से इंडियन इकोनॉमी को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता है, उनको रखा जाता है टॉप लेयर में। आइडियली टॉप लेयर इज जनरली केप्ट वैकेंट, अभी भी ये एम्प्टी ही है। अगर कोई ऐसी एनबीएफसी आती है या इमर्ज होती है जिसका सिस्टमिक रिस्क बहुत ज़्यादा है, इफ इट फेल्स देन देयर विल बी ह्यूज इम्पैक्ट ऑन इंडियन इकोनॉमी, तो उसको फॉर द टाइम बिंग आरबीआई में कैटेगराइज इन द टॉप लेयर, अदरवाइज द टॉप लेयर इज करेंटली एम्प्टी। तो टाइम टू टाइम आरबीआई अपर लेयर में कौन कौन सी एनबीएफसीज हैं उनकी लिस्ट को अपडेट करती है। वही अपडेट रिसेंटली आया है। फॉर द ईयर 26-27 आरबीआई हैज क्लासिफाइड 16 एनबीएफसीज इन द अपर लेयर। उनको भी अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेटेड, डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी, हाउसिंग फाइनेंस बेसिकली, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एचएफसी, तो अलग अलग कंपनियों ग्रुप में बांटा गया है। दीज आर 16 एनबीएफसीज इन अपर लेयर। जो अपर लेयर के एनबीएफसीज होते हैं ऑफ कोर्स उस पर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस लगाती है आरबीआई इन कंपैरिजन विथ मिडिल लेयर या बेस लेयर। अपर लेयर वाले एनबीएफसीज के ऊपर जो रेगुलेशंस होते हैं दे आर इन सम सेंस एट पार विथ रेगुलेशंस इम्पोज्ड बाय आरबीआई ऑन बैंक्स। एनबीएफसीज के ऊपर ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। एचडीआरएफ से रिलेटेड जो प्रश्न था कल, अच्छा बिफोर आई रैप अप टुडेज न्यूज़पेपर एनालिसिस सेशन, आज मैंने कोई मेंस प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं दिया है, ये मुझे अनाउंस करना है। रीजन बीइंग जो हमारी टेक्निकल जो हमारी टीम है आंसर चेक करने वाली टीम, उसने मुझे रिक्वेस्ट किया कि बहुत ज़्यादा बर्डन हो गया है, एक दिन अगर आप क्वेश्चन नहीं देंगे तो हमें थोड़ा टाइम मिल जाएगा, हम सारे बर्डन को ख़त्म कर पाएंगे, बैकलॉग को क्लियर कर पाएंगे। क्योंकि थोड़े से टेक्निकल ग्लिचेस के कारण पेपर चेकिंग जो है वो थोड़ा स्लो हो गया, थोड़ा सा बर्डन को रिलीव करने के लिए आज मैंने क्वेश्चन नहीं दिया है। HDRF is primary fund available with the state government for immediate disaster response. That is true. NDRF provides additional fund. That is also true. When HDRF is insufficient, HDRF can never be used for disasters not notified by central government. That is not correct. 10% तक तो पैसा खर्च कर ही सकते हैं इवन फॉर नॉन नोटिफाइड। रिसेंटली इंक्लूड किया गया हीट वेव एंड लाइटिंग को। क्लाउडेड लेपर्ड से रिलेटेड तीनों स्टेटमेंट सीधे सीधे सही हैं। क्लाउडेड लेपर्ड से रिलेटेड कौन सा स्टेटमेंट गलत है? तो ये तीसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो वल्नरेबल है ना कि एंडेंजर्ड है। लार्ज लैंग्वेज मॉडल से रिलेटेड दोनों स्टेटमेंट सही हैं। कॉस्पर विक्रम साराभाई मेडल, इसमें तीसरा स्टेटमेंट गलत है ऑफ कोर्स, क्योंकि ये यूएन कॉस्पर एंड इसरो देता है मिलकर के, ना कि नासा एंड इसरो मिलकर के देता है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।